रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं कि ए का जो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एन है और बी का ऑर्डर जो है वो एन क्रॉस पी है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा। अगर ये हमारे पास मीन्स इक्वल होते हैं तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स अगर नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। और जो ए बी का हमारा ऑर्डर होगा वो होगा एम क्रॉस पी, तो वो जो एक्सट्रीम्स हैं वो ऑर्डर बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास एम क्रॉस पी जो है वो ऑप्शन बी में हमको गिवन है। इसी तरीके से अगर ए का ऑर्डर है वन क्रॉस एन और ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए, इसका हमें ऑर्डर चाहिए, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर जो है वो एन क्रॉस वन हो जाएगा और ए ट्रांसपोज का जो हमारे पास ऑर्डर है एन क्रॉस वन है और ए का जो ऑर्डर है वो वन क्रॉस एन है। तो मीन्स आपस में इक्वल हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी और जो हमारे पास ए ट्रांसपोज इनटू ए का जो ऑर्डर बनेगा और वो बनेगा एन क्रॉस एन एक्सट्रीम से। इस तरीके से फॉर थर्ड पार्ट में कहते हैं फॉर एन एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, तो जो हमारे पास कोफैक्टर और माइनर ए आई जे में रिलेशनशिप होता है वो -1 पावर आई प्लस जे, यानी कि सिर्फ साइन का फ़र्क होता है कोफैक्टर में और माइनर में। तो ये वाला जो हमारे पास इन दोनों में कोफैक्टर में और माइनर में रिलेशनशिप है, ये हमारे पास सी में, ऑप्शन सी में हमको गिवन है। इससे जो पिछला आंसर था वो डी हो गया और ये हमारे पास ऑप्शन सी है। इस तरह से फोर्थ पार्ट में जो हमारे पास ए और ए ट्रांसपोज के ऑलवेज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, हाँ जी, ए और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन जो है हमेशा की जा सकती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हो सकता है कि हमारे पास वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, तो जब उनका हम ट्रांसपोज लेंगे तो उनके रोज़ और कॉलम्स की तादाद एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा कंफर्म होती है कि आप ए में और ए ट्रांसपोज में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बी हो गया। फिफ्थ पार्ट में हमको कहा गया है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 3 है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, इसका हमारे पास एक रिलेशनशिप है कि ए डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगी उसका पावर अगर मैं -1 बना दूं तो हमको ए की जो ऑर्डर दिया हुआ है वो 3 क्रॉस 3 है, यानी कि ऑर्डर 3 का हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 3 पावर एन की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 3 आ गई, एन -1 दैट इज़ 3 -1, तो 3 -1 2 विच इज़ 9। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी के तौर पर बुक में मौजूद है। इसी तरीके से जो हमारे पास सिक्स पार्ट है उसमें ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने की खातिर हमारे पास तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ज़रिए से ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो हमको मुख्तलिफ वैल्यूज़ गिवन है और ये सेकंड रो की वैल्यूज़ गिवन है। तो अगर मैं सेकंड रो से एक्सपेंशन करूँ तो A21, A21, A22, A22 और A23 और A23, तो ये हमारे पास A21, A22, A23 के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स हैं। जो वैल्यूज़ हमको गिवन है बुक में उनके मुताबिक ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 9 गिवन है, A21 की जो वैल्यू हमको गिवन है वो 1 गिवन है और A21 को फैक्टर की वैल्यू हमको 2 गिवन है, A22 की वैल्यू हमको मालूम करनी है और कोफैक्टर A22 की वैल्यू हमको 3 गिवन है, A23 की वैल्यू हमको -1 गिवन है और A23 की जो कोफैक्टर की वैल्यू है वो है A23 की वैल्यू हमको 2 गिवन है और कोफैक्टर A23 की जो वैल्यू हमको -1 गिवन है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, A22 की वैल्यू मालूम करनी खाते 1 2 are 2, ये बनेगा 3 ऑफ A22 और यहाँ से -2, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, लिहाजा A22 की वैल्यू बनी 9/3 विच इज़ 3।
तो ये हमारे पास ऑप्शन बी में मौजूद है। 6 पार्ट में है कि फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है हमारे पास मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में ए डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए तो फिर मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाता है और फिर उसके ट्रिवियल सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन बनते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन डी के तौर पर मौजूद है। इसी तरीके से जो 8 पार्ट है उसमें है फॉर नॉन होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए बी। जो हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होता है जिसमें हम वो राइट साइड वाले जो नंबर होते हैं उनको भी शामिल करते हैं, तो उसका रैंक जो है वो अगर ए के रैंक से ज़्यादा रहे तो फिर हमारे पास वो इनकंसिस्टेंट होता है, या उसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो हैं वो 3, यानी कि यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिनकी तादाद 3 है, तो वो इससे कम हो तो फिर हमारे पास इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन बनता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी के तौर पर मौजूद है। ये भी हो सकता है रैंक ऑफ ए बी भी हम लिख सकते हैं, या नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो कि हमारे पास 3 हैं, वो भी हमारे पास इसका ऑप्शन हो सकता है। 9 में कहते हैं फॉर नॉन होमोजीनियस यूनिक सोल्यूशन, अगर यूनिक सोल्यूशन है तो फिर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी ये दोनों बराबर होंगे, और अगर नॉन इनकंसिस्टेंट या इनफाइनाइट हमारे पास आंसर है तो फिर हमारे पास रैंक ऑफ ए बी जो है वो रैंक ऑफ ए से कम होना चाहिए, और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास रैंक ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल से कम होना चाहिए। और जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें अगर यूनिक सोल्यूशन की हम बात करते हैं तो फिर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, और ये हमारे पास ऑप्शन सी के तौर पर मौजूद है। सिस्टम कैन बी सॉल्व बाय, नीचे हमारे पास बहुत से इन्वर्जन मेथड भी है, क्रैमर्स रूल भी है, और गॉस जॉर्डन मेथड है। इन सब के ज़रिए से इसको सॉल्व किया जा सकता है, लिहाजा हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मैट्रिक्स एम को गिवन है और हमको A13 को फैक्टर मालूम करना है, तो को फैक्टर -1 पावर 1 + 3। अब A13 पोजीशन पे यहाँ पे हमारे पास 0 है, इसका रो कॉलम अगर हम छोड़ दें तो जो हमारे पास माइनर बचता है वो है -3 4 2 1, और 3 + 1 से पावर बनती है 4 जो कि इवन है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, तो हम इसको +1 कर सकते हैं या सिर्फ प्लस लिख दें। -3 × 1 इज़ -3, 2 × 4 इज़ 8, जिसको कि मैं -8 लिख सकता हूँ, तो आंसर मेरे पास आ गया -11। इसी तरीके से जो हमारे पास A23 है, इसमें -1 पावर 2 + 3, 2 3 पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे 9 है, इसका रो कॉलम छोड़ दूँ तो 1 2 2 1, तो 2 + 3 से पावर बनता है 5 जो कि ऑड है, तो -1 रहेगा, माइनस साइन, 1 × 1 इज़ 1, 2 × 2 इज़ 4, साइन चेंज कर देंगे, तो इससे बनता है जी -3 ++3। इसी तरीके से जब मैं A33 मालूम करता हूँ तो -1 पावर 3 + 3, और 3 + 3 पोजीशन पे ये हमारे पास 6 है, इसका अगर मैं रो कॉलम छोड़ दूँ तो मेरे पास बचता है 1 2 -3 4 1 2 और -3 एंड 4, तो पावर जो कि इवन है तो ये नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और अब हमारे पास 1 × 4 इज़ 4, -3 × 2 इज़ -6, साइन चेंज करेंगे तो +6, तो आंसर आएगा ये 10। अब ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको मैं पुट कर सकता हूँ। अब सवाल का अगला हिस्सा कहते हैं ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करें, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम किसी भी रो या कॉलम के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। तो चूँकि हमारे पास जो को फैक्टर्स हमने मालूम किया उनके हिसाब से A13 + A23 और को फैक्टर A23 A33 और को फैक्टर A33, तो A13 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है,
वो हम 0 यहाँ पे लगा देते हैं। A13 की वैल्यू ने मालूम की है -11, A23 की वैल्यू है हमारे पास 9 और कोफैक्टर 23 की वैल्यू ने मालूम किया 3, A33 की वैल्यू हमारे पास है जी 6 और कोफैक्टर A33 की वैल्यू हमारे पास 10। तो सिंप्लीफाई करने से ये बना 0, 9 टाइम 3 इज़ 27, 6 टाइम 10 इज़ 60। तो ये आंसर बना हमारे पास 87। Question number 3 says if A inverse is equal to A transpose then prove A into A transpose modulus is equal to 1। तो हम इसमें जो है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, तो इसके सोल्यूशन के लिए फॉर A इन्वर्स अगर A ट्रांसपोज के बराबर है जो कि हमको गिवन है, तो मैं दोनों साइड पे A के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों पे मल्टीप्लाइंग बाय A। हमारे पास A और A इन्वर्स को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा और यहाँ पे A इंटू A ट्रांसपोज। तो क्योंकि A इंटू A इन्वर्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। अब टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, जब हम दोनों साइड पर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट, यहाँ पे भी A इंटू A ट्रांसपोज इसका भी डिटर्मिनेंट। तो जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमेशा 1 आया करता है, चाहे 2x2 का हो 3x3 का हो, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1। अलबत्ता राइट साइड जो है वो A इंटू A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट एज इट इज़, और यहाँ पे हम इसकी जस्टिफिकेशन देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग रियल नंबर है वो 1 है। तो इस हिसाब से जो हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है कि A इंटू A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, वो हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम A+1 L L L A+1 L L L A+1 इसको अगर राइट साइड के इक्वल हम प्रूफ करना चाहते हैं तो रो 1 के अंदर रो 2 और रो 3 ऐड कर देते हैं। तो A+1 + 12, इसी तरह से यहाँ पे भी A+1 + 12 और यहाँ पे भी A+1 + 12 और उसके बाद हमारे पास जो दूसरी रो है L A+1 और L एज इट इज़, यहाँ पे भी L और A+1। तो अब हमारे पास A+1 + 12 जो है वो फर्स्ट रो में सब में कॉमन है, उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ A+1 + 2L और डिटर्मिनेंट के अंदर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे L A+1 L और यहाँ पे L और A+1। तो ये टेकिंग A+1 + 12 कॉमन फ्रॉम R1। तो A+1 + 12 और उसके बाद 1 L और L, और इसमें हम यूँ करते हैं इस 1 को 0 बनाने की खातिर 1 - 1 0 और यहाँ पे A+1 - L, यहाँ पे भी L - L 0 और यहाँ पे भी 1 - 1 0 L - L 0 और यहाँ पे भी A+1 - L। तो ये हमने किया कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ताकि जो हमारे पास ये वाले दो 1 हैं ये 0 हो जाए। अब अगर मैं इसकी एक्सपेंशन करता हूँ तो A+1 + 2L
इंटू फर्स्ट रो से अगर मैं इसकी एक्सपेंशन करता हूँ तो 1 और a प्लस 1 माइनस एल और a प्लस 1 माइनस एल, a प्लस 1 माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 0, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस 1 प्लस 2l। बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं चूँकि वो ऑलरेडी ज़ीरो हैं तो उनके हिसाब से आगे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो a प्लस 1 प्लस 2l इंटू a प्लस 1 माइनस एल होल स्क्वायर, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हुए मैंने यहाँ पे जो l के साथ 2 लगाया था वो गलती से लगाया था, वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन 5 है कि लैम्डा किस वैल्यू के लिए सिस्टम के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो उसके लिए अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A लिखूं तो वो बनेगा मेरे पास 2 1 0, y के कोएफिशिएंट्स -3 -2 और 3 और z के कोएफिशिएंट 1 लैम्डा एंड 1। अब फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन जो हमारे पास ये डिटरमिनेंट है 0 होना चाहिए, यानी कि ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होना चाहिए। तो मैं इसके अगर डिटरमिनेंट को फाइंड करूँ तो 2 -2 इंटू 1 -2 लैम्डा इंटू 3 इज़ 3 लैम्डा। उसका हम साइन चेंज कर देंगे, -3 का भी हम साइन चेंज करेंगे। इसका रो कॉलम छोड़ के 1 इंटू 1 इज़ 1, 0 इंटू लैम्डा इज़ 0। उसके बाद 1 का रो कॉलम छोड़ के 1 इंटू 3 इज़ 3, 0 इंटू -2 इज़ 0 और इस वैल्यू को हमारे पास 0 के बराबर होना चाहिए। अब इस इक्वेशन से हमने लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है, -4 -6 लैम्डा प्लस 3, तो ये बनेगा -4 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 6 लैम्डा और -4 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 6 लैम्डा और -4 प्लस 6 से बनता है 2 इक्वल टू 6 लैम्डा। लैम्डा इज़ इक्वल टू 2/6 विच गिव्स द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1/3। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 1/3 होगी तो सिस्टम के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, क्या दूसरे लफ्ज़ों में इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा।